हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी से चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है आवारा मसीहा। इस चैप्टर का सारांश जानेंगे जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। हिंदी साहित्य में शरद चंद्र नाम का उपन्यास लेखन में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनके साहित्य में प्राकृतिक कल्पनाशीलता, प्रेम आदि की गहन तथा सूक्ष्म दृष्टिकोण देखने को मिलता है। बालक को स्वतंत्रता दी जाए तो वह अपने भीतर के निहित गुणों को विकसित कर सकता है। जोर जबरदस्ती से वह अपने पर बोझ मानते हैं, इसलिए चाहिए कि उसकी बारीकियों को समझा जाए। बालक प्रेम के अधिकारी होते हैं, दंड के नहीं। प्रेम के अभाव में उन्हें सभी काम कार्य दंड के समान ही लगते हैं। इस रचना के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। यह आवश्यक नहीं, किंतु किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन से उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन हो सकता है। प्रतिभा के विकास को हर समय उचित अवसर मिले आवश्यक नहीं, लेकिन जब भी मिले उसका उपयोग करना चाहिए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित महान कथाकार शरद चंद्र की जीवनी है। इसके लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह पाठ आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा का अंश है। इसमें लेखक ने शरद चंद्र के बचपन से किशोरावस्था तक के जीवन के विभिन्न पहलुओं को वर्णित किया है, जिसमें बचपन की शरारतों में भी शरद ने एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन हो जाते हैं। उनके रचना संसार के समस्त पात्र वस्तुतः उसके वास्तविक जीवन के ही पात्र हैं। शरद के पिता आवार प्रकृतिक यानी घुमक्कड़ थे। वह कभी भी एक जगह बंद कर नहीं रहे। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। वह कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि रचनाएं लिखना तो प्रारंभ करते थे, किंतु उनका शिल्पी मन किसी दास्ता को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए रचनाएं पूर्ण नहीं हो पाती थी। जब पारिवारिक भरण पोषण असंभव हो गया, तब शरद की माता सपरिवार अपने पिता के घर आ गई। शरद को भागलपुर विद्यालय में सीता वनवास, चारुपीठ, सद्भाव सद्गुरु तथा प्रकांड व्याकरण इत्यादि पढ़ाया जाता था। प्रतिदिन पंडित जी के सामने परीक्षा देनी पड़ती थी और विफल होने पर दंड भोगना पड़ता था। तब लेखक को लगता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाना ही है। नाना के घर में शरद का पालन पोषण अनुशासन, रीति और नियमों के अनुसार होने लगा। घर में बाल सुलभ शरारत पर भी कठोर दंड दिया जाता था। फेल होने पर पीठ पर चाबुक पड़ते थे। नाना के विचार से बच्चों को केवल पढ़ने का अधिकार है, प्यार और आदर से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वहां सृजनात्मक कार्य के लिए भी लुक छुप के करने पड़ते थे। शरद को घर में निषिद्ध कार्यों को करने में विशेष आनंद आता था। निषिद्ध कार्य मतलब वे ऐसे कार्य जिसको करने के लिए मना किया गया हो। निषिद्ध कार्यों को करने में उन्हें स्वतंत्रता तथा जीवन में ताजगी का अनुभव होता था। शरद को पशु पक्षी पालना, तितली पकड़ना, उपवन लगाना, नदी या तालाब में मछलियां पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और बाग में फूल चुराना अति प्रिय था। शरद और उनके पिता मोतीलाल दोनों के स्वभाव में काफी समानताएं थी। दोनों साहित्य प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, प्राकृतिक प्रेमी और संवेदनशील तथा कल्पनाशील और आवर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। कभी कभी शरद किसी को कुछ बताए बिना गायब हो जाता था। पूछने पर वह बताता कि तपोवन गया था। वस्तुतः तपोवन लताओं से घिरा गंगा नदी के तट पर एक स्थान था जहां शरद सौंदर्य का उपासना करता था। अघोरनाथ अधिकारी के साथ गंगा घाट पर जाते हुए शरद ने जब अपने अंधे पति की मृत्यु पर एक गरीब स्त्री के रुदन का करुण स्वर सुना, तो शरद ने कहा कि दुखी लोग अमीर आदमियों की तरह दिखावे के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका स्वर तो प्राणों तक को भेद जाता है। यह सचमुच का रोना है।
छोटे से बालक के मुख से रुदन की अति सूक्ष्म व्याख्या सुनकर अघोरनाथ के एक मित्र ने भविष्यवाणी की कि जो बालक अभी से रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वो भविष्य में अपना नाम ऊंचा करेगा। अघोरनाथ के मित्र की भविष्यवाणी सच साबित हुई। शरद के स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय था। शरद ने पुस्तकालय का सारा साहित्य पढ़ डाला। व्यक्तियों के मन के भाव को जानने में शरद को महारत हासिल थी, पर नाना के घर में उसकी प्रतिभा को कोई नहीं पहचानने वाला था। शरद छोटे नाना की पत्नी कुसुम कुमारी को अपना गुरु मानते रहे। नाना के परिवार की आर्थिक हालत खराब होने पर शरद के परिवार को देवानंदपुर लौटकर वापस आना पड़ा। मित्र की बहन धीरू कालांतर में देवदास की पारो, श्रीकांत की राजलक्ष्मी और बड़ी दीदी की माधवी के रूप में उभरी। शरद को कहानी लिखने की प्रेरणा अपने पिता की अलमारी में रखी हुई हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकों से मिली। इसी अलमारी में उनके पिता द्वारा लिखी गई अधूरी रचनाएं भी थी, जिन्होंने शरद के लेखन कार्य का मार्ग प्रशस्त किया। शरद ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन की कई घटनाओं एवं पात्रों को सजीव किया। शरद में कहानी गढ़कर सुनाने की जन्मजात प्रतिभा थी। वह 15 साल की उम्र में इस कला में पारंगत हासिल हो गया था। वह विख्यात हो चुका था। गांव के जमींदार गोपाल दत्त मुंशी के पुत्र अतुल चंद्र ने उसे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। अतुल चंद्र शरद को थिएटर दिखाने के लिए कोलकाता ले जाता और शरद से उसकी कहानी को लिखने को कहता। शरद ऐसी कहानियां लिखता कि अतुल चकित रह जाता। अतुल के लिए कहानियां लिखते लिखते शरद ने मौलिक कहानियां लिखना आरंभ कर दिया। शरद का कुछ समय डेहरी ओनसोन नामक स्थान पर बीता। शरद ने गृहदा उपन्यास में इस स्थान को अमर कर दिया। श्रीकांत उपन्यास का नायक श्रीकांत स्वयं शरद है। काशी कहानी का नायक उनका गुरुपुत्र, जो शरद के घनिष्ठ मित्र था। लंबी यात्रा के दौरान परिचय में आई विधवा स्त्री को लेखक ने चरित्रहीन उपन्यास में जीवित किया। बिलासी कहानी के सभी पात्र कहीं न कहीं लेखक से जुड़े हैं। सुभद्रा में हारून बाबू के रूप में अपने पिता मोतीलाल की छवि को उकेरा है। श्रीकांत और बिलासी रचनाओं में सांपों को बस में करने की घटना शरद का अपना अनुभव है। तपोवन की घटना ने शरद को सौंदर्य का उपासक बना दिया। देवानंद गांव में शरद चंद्र का संघर्ष और कल्पना से परिचय हुआ। बातें उनकी साधना की नियुक्ति, इसलिए संरक्षण कभी भी देवानंद गांव के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए।